Bismillahirrahmanirrahim. Okay, ji, let's start. So, last time we had started off this topic of pituitary disease, और हम लोगों ने बेसिकली एक केस स्टडी की थी जिसके अंदर there was this patient named Jeff जिन्होंने प्रेजेंट किया था बेसिकली विद हेडेक्स एंड चेंजेस इन फेशियल अपीयरेंस, ठीक है, और उनका केस हमने डिटेल से डिस्कस किया था. एक्रोमेगली इफ यू रिमेम्बर, तो डायग्नोज हुआ था वहाँ पे, ठीक है. आज जो हमने केस स्टडी डिस्कस करना है दैट इज अबाउट वेट गेन एंड इजी ब्रूजिंग. पेज नंबर इज 270. ओके, सो इस केस को जरा देखते हैं, बड़ा इंटरेस्टिंग सा लग रहा है. ओके जी, सो देयर इज दिस पर्सन कॉल्ड जैकी ड्रूरी, जिसकी एज 30 इयर्स है और वो जीपी की क्लिनिक में आई है और काफ़ी बुरी कंडीशन के साथ. पिछले 2 साल में वो आके रिपोर्ट कर रही है, हिस्ट्री दे रही है कि उसने काफ़ी सारा वेट गेन किया है डिस्पाइट द फैक्ट कि वो अपनी डाइट को बहुत अच्छे से कंट्रोल करती है. उसके बावजूद उसने वेट काफ़ी सारा गेन कर लिया, ठीक है. अब रिसेंटली उसने ये भी देखा है कि उसको ब्रूजिंग भी डिफरेंट बॉडी पार्ट्स के ऊपर फील हो रही है. वो नोटिस कर सकती है ब्रूजिंग, यानी इंजरी के जो मार्क्स होते हैं जिस तरह से. प्लस उसने ये भी देखा है कि उसके जो एंकल्स हैं, जो टखने हैं, वो जब रात को लेटने लगती है तो वो देखती है कि वो स्वोलन है, सोजन है उनके अंदर, ठीक है. और 3 महीनों के अंदर दूसरी बार वो जीपी के क्लिनिक के ऊपर आई है और इससे पहले उसको कभी इस तरह की कोई कंप्लेंट्स नहीं हुई थी और उसको बड़ी हैरत हो रही है इस चीज़ के ऊपर कि वो इतना उसको बार बार जीपी के पास विजिट क्यों करना पड़ा. अच्छा जी, अब जनाब इनिशियल इंटरप्रिटेशन हम देखते हैं. ओके, ऑब्वियसली एक तो उसने वेट गेन की कंप्लेंट की है. अच्छा, वेट गेन इज समथिंग वेरी वेरी कॉमन. वेट गेन सिर्फ एक वजह से नहीं होता. वेट गेन बहुत सारी रीजंस उसकी हो सकती हैं, वो भी हम देखते हैं थोड़ी देर में. टेबल बड़ा अच्छा सा सम अप उसके अंदर किया हुआ है. जब भी हम एक हाइपरटेंशन या ओबेसिटी जैसी कंडीशन को डायग्नोज करते हैं तो हमें उसके साथ सेकेंडरी कॉजेज हमेशा कंसिडर करनी चाहिए कि किन सेकेंडरी कॉजेज की वजह से हाइपरटेंशन या ओबेसिटी हो रहा है पेशेंट को. अब इस केस में जो क्लिनिकल फीचर्स उसके सेकेंडरी वेट गेन के अंदर हमें इम्पॉर्टेंट कंसिडर करने चाहिए वो क्या है. वो ये है कि जी जब हमने उससे हिस्ट्री ली तो और कोई फैमिली मेंबर उसके अंदर ओवरवेट नहीं था. नंबर 1 ये चीज होगी. नंबर 2, हमने जब उससे हिस्ट्री ली तो हमने ये देखा कि उसको जो स्ट्रेच मार्क्स होते हैं, स्पेशली जो पिंक कलर के स्ट्रेच मार्क्स होते हैं, वो भी उसकी ओबेसिटी के साथ साथ हम देख सकते हैं, ठीक है. स्ट्रेच मार्क्स मेरा ख्याल है आपको पता ही, स्किन पे जो हल्की सी स्टारिंग हो जाती है, कलर वहाँ से यानी ऑफ कलर सा वहाँ पे हो जाता है, ठीक है. बेसिकली जो हमारा स्किन का आप कह लो जो लेयर है वो थोड़ा सा उसमें टेयरिंग स्टार्ट हो जाती है, ठीक है. उसकी वजह से स्ट्रेच मार्क्स होते हैं या इनको स्ट्राई भी कहते हैं. एक ही बात है, स्ट्रेच मार्क्स और स्ट्राई हो एक ही बात है. फिर इसी तरह से जी उसकी जब हमने हिस्ट्री देखी 30 इयर्स की वो है तो उसके अंदर कोई ऐसी मेजर लाइफ चेंजेस भी नहीं हो रही. समटाइम्स ये होता है कि स्ट्रेच मार्क्स वगैरह जब बच्चे टीन एज से अडल्टहुड में जाते हैं तो वहाँ पे स्ट्रेच मार्क्स बड़े कॉमन हो जाते हैं. प्यूबर्टी की एज में स्ट्रेच मार्क्स बड़े कॉमन होते हैं, तो वो भी उसका कोई ऐसा इशू नहीं है. शी इज 30, शी इज अ मैच्योर पर्सन. अच्छा, फिर समटाइम्स ये भी होता है कि स्ट्रेच मार्क्स जी आपका थोड़ा सा एंजाइटी है या कोई स्ट्रेस है या कोई ऐसी कोई मेजर चेंजेस आ रही हैं जिंदगी में, उसकी वजह से भी आपके समटाइम्स कुछ ऐसी चेंजेस हो जाती हैं. तो वो भी हमने उसका देखा, कोई न्यू रिलेशनशिप या कोई मैरिज या कोई उसका कोई न्यू जॉब नहीं है या कोई उसने कोई जो है वो नया सिलसिला इस तरह का स्टार्ट नहीं किया, ठीक है.
फिर साथ में हमने उसकी इजी ब्रूजिंग, उसने कहा कि जी मैं डिफरेंट बॉडी पार्ट्स पे देख रही हूँ, ये भी एक इम्पॉर्टेंट कंसिडरेशन है। और साथ में उसको ऑब्वियसली डिप्रेशन थोड़ा सा वो जो, यानी हमने जब उसकी हिस्ट्री तो हमें पता चला कि वो इन चीज़ों को लेके डिप्रेस भी है। फर्दर हिस्ट्री जब हमने उसकी ली तो हमें पता चला कि लास्ट ईयर में इस खातून का आर्म फ्रैक्चर हो गई थी जब वो एक कर्ब के ऊपर ट्रिप हुई थी। कर्ब होता है मतलब ये जैसे ये आपके फुटपाथ्स के जो कॉर्नर्स होते हैं जो थोड़ा सा ऊंचे होते हैं, वहां पे मतलब वो उसको जाहिर टकरा गई होगी, शी फेल ऑफ, और उसका जो बाजू फ्रैक्चर हो गई। जब वो उसका ट्रीटमेंट करा रही थी फ्रैक्चर्ड आर्म का, तो ड्यूरिंग दैट ट्रीटमेंट उसको ये भी पता चला कि जनाब उसको तो डायबिटीज है, उससे पहले उसको नहीं पता था। फैमिली हिस्ट्री उसकी कोई डायबिटीज की नहीं थी और बाकी सारी जो फैमिली के मेंबर्स हैं उसके वो भी बिल्कुल स्लिम। अच्छा जी, अब हमने जनाब मजीद हम उससे इन्वेस्टिगेट करें, मजीद हिस्ट्री ले रहे हैं तो जनाब हमें पता चला कि वो खातून एक शॉप में काम करती है और रिसेंटली ये हुआ है कि जब टॉप शेल्फ से बॉक्सेस उठाने होते हैं, सामान उठाना होता है तो उसको मुश्किल हो रही है उसके, ठीक है। और प्लस उसने किया कि जैसे आजकल प्रॉबेबली हम सब करते हैं कि जैसे उसको सिम्टम्स हुए तो उसने इंटरनेट के ऊपर देखना शुरू कर दिया, गूगल करना शुरू कर दिया कि इन सिम्टम्स की क्या कॉज हो सकती है, ठीक है। इसके अलावा कोई रेगुलर मेडिकेशन वो नहीं ले रही और कोई ओवर द काउंटर क्रीम्स या टेबलेट्स भी नहीं ले रही। ओवर द काउंटर का मतलब ये होता है कि ऐसी मेडिकेशन जो हम बगैर फिजिशियन के प्रिस्क्रिप्शन से खुद से ले रहे होते हैं, जैसे पाकिस्तान में डिस्प्रीन है या पेनाडोल है, जो हम खुद से जी सर में दर्द है ओके पेनाडोल ले लो, डिस्प्रीन ले लो, यू नो एक्सरसाइज की। एग्जामिनेशन जब हमने खातून की तो हमें ये पता चला कि उसको सेंट्रल एडिपोसिटी है, यानी कि सेंट्रल एडिपोसिटी का मतलब होता है कि एब्डोमिनल रीजन के अंदर फैट की एक्यूमुलेशन है और इसके साथ साथ उसको प्रॉक्सिमल मायोपैथी है। प्रॉक्सिमल मायोपैथी होती है जब हमको मसल वीकनेस होती है, जिसको हम आम उर्दू की लैंग्वेज में असाबी कमजोरी कहते हैं। फिर जनाब इसके अलावा उसका जो फेस है वो राउंडिश है और पिंक कलर के स्ट्रेच मार्क्स हैं। एंकल के अंदर हमने देखा था, एंकल्स में उसको स्वेलिंग होती है, यानी ओडेमा है। ओडेमा आपको पता है फ्लूइड एक्यूमुलेशन इन टिश्यू जब हो जाती है, ठीक है, तो उसको हम मेडिकल टर्मिनोलॉजी में ओडेमा कहते हैं। फिर जनाब उसका जो स्किन है वो उसकी लेयर बहुत थिन है और लास्ट वीक उसने ब्लड टेस्ट कराया था तो उस जहाँ से उन्होंने ब्लड ड्रॉ किया था वहां पे उसका काफी बड़ा सा ब्रूज है, यानी इंजरी का मार्क है। ब्लड प्रेशर उसका 146/90 है और जब हमने उसका यूरिन एनालिसिस किया तो उसमें थोड़ा सा हमें ग्लूकोज के ट्रेसेस मिले, ठीक है। इन्हीं फाइंडिंग्स को अगर हम इंटरप्रेट करना चाहें तो जनाब हमें पता चलता है कि इस पेशेंट के काफ़ी सारे सिम्टम्स हैं। वो काफ़ी सारे सिम्टम्स, एक तो फ्रैक्चर है, ठीक है, फिर जनाब प्रॉक्सिमल मायोपैथी है, फिर इसी तरह से एंकोलोडेमा है, फिर एटिपिकल वेट गेन है। एटिपिकल का मतलब होता है समथिंग व्हिच इज नॉट वेरी वेरी टिपिकल। फिर इसी तरह से डायबिटीज और हाइपरटेंशन है और इन दोनों की हालांकि कोई फैमिली हिस्ट्री उसके पास नहीं है, ठीक है। प्लस रिलेटिवली यंगर एज में उसको ये सारी अनयूजुअल सर्कमस्टांसेस हो रही हैं और ये सारी जो क्लिनिकल फाइंडिंग्स इनका कॉम्बिनेशन है वो कुशिंग सिंड्रोम की तरफ इंडिकेट कर रहा है। इन्वेस्टिगेशन हम जरा देख लेते हैं। हमने जब खातून का 24 आवर यूरिनरी कोर्टिसोल चेक किया तो वो अपनी जो नॉर्मल लिमिट है उससे 3 टाइम्स ज्यादा है और इसके अलावा ये है कि वो जो कोर्टिसोल है इट डज नॉट सप्रेस ऑन अ लो डोज डेक्सामेथासोन सप्रेशन टेस्ट, ठीक है। ये क्या होता है लो डोज डेक्सामेथासोन सप्रेशन टेस्ट? ये बेटे एक टेस्ट होता है जो हम कुशिंग सिंड्रोम की स्क्रीनिंग करने के लिए करते हैं, खास तौर पे
ऐसे पेशेंट्स में जिनके अंदर इस तरह की क्लिनिकल फीचर्स हमें नजर आ रहे हैं जो हमने अभी डिस्कस किए। तो इस टेस्ट को यानी लो डोज डेक्सामेथासोन सप्रेशन टेस्ट को हम कैसे करते हैं? हम पहले ही करते हैं कि सुबह 9 बजे ब्लड का एक सैंपल लेते हैं सो दैट हम बेसलाइन सीरम कोर्टिसोल कंसंट्रेशन मेजर कर सकें। उसके बाद हम 0.5 मिलीग्राम डेक्सामेथासोन ओरली देते हैं पेशेंट को हर 6 घंटे के बाद फॉर नेक्स्ट 24 आवर्स। यानी इसका मतलब ये है कि टोटल 8 मरतबा हम 0.5 मिलीग्राम डेक्सामेथासोन देते हैं ओरली पेशेंट। जब 48 आवर्स पूरे हो जाते हैं यानी जब हम 8 टाइम्स ओरल डेक्सामेथासोन दे चुके हैं तो फिर हम नेक्स्ट 48 आवर्स पूरे होने के बाद एग्जैक्टली सुबह 9 बजे ही हम दोबारा से ब्लड सैंपल लेते हैं सो दैट अगेन हम सीरम कोर्टिसोल लेवल्स जो है वो ब्लड के चेक कर सकते। ठीक है, अगर हम देखते हैं कि हमारा जो सीरम कोर्टिसोल लेवल्स हैं वो 50 नैनोमोल पर लीटर से कम हो गए हैं 48 आवर्स के बाद, तो हम ये कहते हैं कि ये नॉर्मल रिस्पॉन्स। और अगर हमारे ये लेवल्स सही से सप्रेस नहीं होते, सही से कम नहीं होते, तो फिर हम ये सजेस्ट करते हैं कि कोर्टिसोल हाइपर सिक्रीशन है। यानी हम पहले कई बार डिस्कस कर चुके हैं कि कोर्टिसोल हाइपर सिक्रीशन का मतलब ये होता है कि क्या कंडीशन है, कुशिंग सिंड्रोम है पेशेंट। यानी कुशिंग सिंड्रोम आपको पता है वो कंडीशन होती है जहाँ पे कोर्टिसोल लेवल्स हमारी बॉडी में हमारे ब्लड में ज्यादा होते हैं, कोर्टिसोल की ओवर सिक्रीशन, ओवर प्रोडक्शन। फिर जनाब इन्वेस्टिगेशन में अगर हम फर्दर चलें तो उसका जो हीमोग्लोबिन HbA1c है और कोलेस्ट्रॉल है वो थोड़े से इंक्रीज्ड हैं। और जो डेक्सा है डुअल एनर्जी एक्स-रे एब्जॉर्प्शोमेट्री डेक्सा टेस्ट ने ये शो किया है कि उसको ऑस्टियोपीनिया है। ठीक है, डेक्सा बोन्स का एक स्कैन होता है, एक टेस्ट होता है जिसके अंदर हम बोन्स की कंडीशन देखते हैं। ऑस्टियोपीनिया एक ऐसी कंडीशन होती है जिसके अंदर आप बोन मैस को लूज करना स्टार्ट कर देते हैं, एज अ रिजल्ट ऑफ विच आपकी बोन्स वीक डे बाय डे होती जाती है। ठीक है, मतलब यानी सिंपल इसको वो कहते हैं कि व्हेन यू हैव टू लिटिल पीक बोन मैस, तो उस कंडीशन को ऑस्टियोपीनिया। ठीक है, और ऑस्टियोपीनिया नॉर्मली होता है कैल्शियम लॉसेस की वजह से, जब आपकी बोन्स बहुत ज्यादा ब्रिटल मतलब जिसको कहते हैं भुरभुरी होना शुरू हो जाती हैं बिकॉज ऑफ लॉसेस ऑफ कैल्शियम। ठीक है, और ये कॉमन कंडीशन है खास तौर पे फीमेल्स में, और खास तौर पे जब आप एज करते हैं 50s 55 60s के बियॉन्ड। ठीक है, तो और जिन लोग को ऑस्टियोपीनिया होता है उनको फिर ऑस्टियोपोरोसिस होने का चांस बहुत ज्यादा होते हैं। ऑस्टियोपोरोसिस आपको पता है कैसी मेडिकल कंडीशन है जहाँ पे हमारी बोन्स पोरस होना शुरू हो जाती है, उनके अंदर पोर्स होना स्टार्ट हो जाते हैं और जाहिर है कि बोन्स आपकी बहुत ज्यादा वीक फ्रेजाइल, फ्रैक्चर्स उनमें होना शुरू हो जाएंगे। इवन सो मच सो अगर ऑस्टियोपोरोसिस बहुत ज्यादा हो जाए खासतौर पे फीमेल्स के अंदर, तो फिर ऐसा होता है कि यानी आप जब नॉर्मली उठते बैठते हैं ना तो तब भी आपकी बॉडी में माइक्रो फ्रैक्चर्स होना शुरू हो जाते हैं। यानी वो ऐसे फ्रैक्चर्स होते हैं जो जरूरी नहीं है कि आपको नजर आए, लेकिन वो छोटी छोटी आपकी जो बोन्स हैं वो ब्रेक होना शुरू हो जाती हैं जस्ट आपके नॉर्मल उठने बैठने से। इस हद तक आपका कैल्शियम जो है वो उसके लॉसेस हो रहे होते हैं बॉडी में। ठीक है, तो दिस इज समथिंग टू लुक आउट फॉर। सो इसीलिए जनाब एज डाइटिशियंस हम हमेशा रिकमेंड करते हैं कि आपका 3 कप्स ऑफ मिल्क डेली आपकी डाइट के अंदर शामिल होने चाहिए, सो दैट 1 कप ऑफ मिल्क आपको अप्रोक्सीमेटली 300 मिलीग्राम ऑफ कैल्शियम प्रोवाइड करता है। और एक एडल्ट मेल या फीमेल का जो कैल्शियम कार्डिए है रोजाना वो तकरीबन 1000 मिलीग्राम होता है। सो जब आप 3 कप्स लेते हैं तो दैट मीन्स कि तकरीबन आपको 900 मिलीग्राम मिल जाता है। सो कहीं ना कहीं आपका फिर आरडीए पूरा हो रहा होता है। लेकिन या फिर इसी इक्विवेलेंट अमाउंट का आप योगर्ट भी ले सकते हैं, 1 कप योगर्ट भी तकरीबन आपको 300 मिलीग्राम कैल्शियम दे देगा। सो लेकिन हाउ मेनी ऑफ अस एक्चुअली टेक 3 कप्स ऑफ मिल्क और योगर्ट ऑन डेली बेसिस? बहुत ही कम लोग हैं बेसिकली। कैल्शियम डेफिशिएंसी पाकिस्तान में बहुत ज्यादा है। अब तो रिसेंटली इट इज समथिंग गुड कि हमें मीडिया पे भी वो कैल्शियम
डेफिशिएंसी अवेयरनेस के हवाले से स्पेसिफिक एडवर्टाइजमेंट भी नजर आ रहा है, ऑल्दो वो प्राइमरीली जरा सप्लीमेंटेशन की तरफ फोकस्ड है, बट स्टिल दिस इज समथिंग गुड कि एटलीस्ट मीडिया में इस चीज को लेके एटलीस्ट बात हो रही है कम से कम, व्हिच इज समथिंग इनकरेजिंग। फिर जनाब इसी तरह से मजीद टेस्ट के अंदर ये शो हुआ कि उसका जो ACTH हार्मोन है वो भी इंक्रीज है, और सबसे इम्पोर्टेंट ये कि जब हमने पिट्यूटरी का MRI कराया, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग जो हमने स्कैन करवाया पिट्यूटरी ग्लैंड का, तो हमें पता चला कि 1 सेंटीमीटर का वहाँ पे लेजन भी है उनको। वहाँ पे लेजन आपको पता है किसी ऑर्गन या टिश्यू में एक रीजन जहाँ पे कोई डैमेज हुआ होता है किसी इंजरी की वजह से या किसी डिजीज की वजह से, किसी वूंड की वजह से, उसको हम लेजन कहते हैं। डायग्नोसिस जनाब हमने क्या बनाया कि पिट्यूटरी डिपेंडेंट कुशन सिंड्रोम है इस खातून को, और उसकी जो कोर्टिसोल प्रोडक्शन है वो इंक्रीज्ड है, ACTH प्रोडक्शन इंक्रीज्ड है, साथ में पिट्यूटरी लीजन है। हमने उनको रेफर कर दिया ट्रांसफिनॉइडल सर्जरी के लिए, सो दैट वो फर्दर इस चीज को देख सकें, और साथ में एंडोक्रिनोलॉजिस्ट के पास भी हमने उनको रेफर कर दिया है, सो दैट ये वाला जो प्रॉब्लम है उनका हार्मोन्स का, इसको भी वो फर्दर आगे ट्रीट हो सके। कॉजेज ऑफ वेट गेन, ये बड़ा इंटरेस्टिंग सा टेबल दिया हुआ है, टेबल 6.2, पेज नंबर इज 219। सो आपको पता है बेटे कि वेट गेन एक बहुत बड़ा कॉमन प्रॉब्लम है हमारे पास पीपल always keep on doing all kinds of crazy stuff in order to get rid of their additional body weight. सो क्या क्या रीजंस हैं जो कॉमन कंडीशंस हैं वेट गेन की तरफ जो हमें लेके जाती हैं? उनमें सबसे पहली तो हमारे पास जो है दैट इज सिंपल ओबेसिटी, जिसकी कॉज अनहेल्दी डाइट, सेडेंटरी लाइफस्टाइल, या फिर ये दोनों चीजें। और हमारे पास इस वक्त ये जो अनहेल्दी डाइट और सेडेंटरी लाइफस्टाइल है, ये सबसे मेजर कॉजेज हैं इस वक्त वेट गेन। फिर अगर हम एंडोक्रिनाइन रिलेटेड कॉजेज डिस्कस करें तो उसके अंदर हाइपोथायरॉयडिज्म एक बहुत मेजर कॉज है, जिसके अंदर हम शायद पहले बहुत डिटेल में पूरा चैप्टर कर चुके हैं। जब हमारा मेटाबॉलिक रेट भी स्लो हो जाता है, हमारा थायराइड ग्लैंड, क्योंकि आपको पता है तकरीबन ओवरऑल हमारे सारे मेटाबॉलिक फंक्शंस को कंट्रोल कर रहा होता है। सो जब थायराइड ग्लैंड अंडर सिक्रीशन करता है तो हम हाइपोथायरॉयडिज्म की तरफ चले जाते हैं और हमारा वेट गेन होना शुरू हो जाता है। देन कुशन सिंड्रोम, जैसे इस केस में, इस खातून के केस में था जब कोर्टिसोल की ओवर प्रोडक्शन हो रही होती है। फिर जनाब इसी तरह से हाइपोथैलेमिक डैमेज, यानी ब्रेन का जो हाइपोथैलेमस पोर्शन है, जब उसको डैमेज होता है तो हमारा ओबेसिटी की तरफ हम जा सकते हैं। फिर इसी तरह से इंसुलिनोमा यानी जिसको हम पैनक्रियाटिक न्यूरो एंडोक्राइन ट्यूमर भी कहते हैं, उसकी वजह से भी हमारा वेट गेन हो सकता है। ये हम ऑलरेडी टर्म डिस्कस भी कर चुके हैं, इसलिए मैं अभी डिटेल में नहीं जा रहा। ग्रोथ हार्मोन की डेफिशिएंसी से भी हो सकता है। फिर अगर हम ड्रग्स की बात करें, बहुत सारी ऐसी ड्रग्स होती हैं जो हमें वेट गेन की तरफ ले जाती हैं, जिनका साइड इफेक्ट, मेजर साइड इफेक्ट वेट गेन होता है। एंड वी ऑलवेज रिकमेंड कि कभी भी आपको ड्रग्स अपनी मर्जी से नहीं लेनी चाहिए अनलेस आपको एक जो लाइसेंस्ड फिजिशियन है वो आपको वो ड्रग्स रिकमेंड ना कर रहा हो। उसके अंदर स्टीरॉइड्स हैं, इंसुलिन है, फिर ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट्स भी हैं जैसे सल्फोनाइलूरिया वगैरह हैं। फिर साइकोट्रोपिक्स हैं जो ड्रग्स, उनकी वजह से भी वेट गेन होता है। साइकोट्रोपिक्स ऐसी ड्रग्स होती हैं जो आपके मूड को बेटर करती हैं, आपके बिहेवियर को इफेक्ट करती हैं। ये वो वाली ड्रग्स होती हैं। फिर एंटी डिप्रेसेंट्स इसी तरह इसी क्लास के अंदर आती हैं जो आपके डिप्रेशन को ठीक करती हैं। OCPs होती हैं, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स, जो बर्थ कंट्रोल के लिए हम लोग यूज करते हैं, फीमेल्स यूज करती हैं। फिर एंटी कन्वल्सन ड्रग्स होती हैं जो जैसे एपिलेप्सी के केसेस में जिन लोगों को सीजर्स होते हैं उनको हम देते हैं। फिर जनाब अगर हम साइकेट्रिक डिजीजेस की बात करें तो उसमें डिप्रेशन बिगेस्ट कॉज है वेट गेन का। जब डिप्रेशन होता है, समटाइम्स आप
की फिजिकल एक्टिविटी बिल्कुल खत्म हो जाती है, आपका वेट गेन होता है जब डिप्रेशन होता है, समटाइम्स लोग बहुत ज्यादा खाना शुरू कर देते हैं, आपका वेट गेन होता है जब डिप्रेशन होता है, समटाइम्स लोग घर से बाहर निकलना, लोगों से मिलना जुलना छोड़ देते हैं, अगेन फिजिकल एक्टिविटी कम होती है, जो भी आप खाते हैं वो आपको वेट गेन में कंट्रीब्यूट करता है। तो देयर आर लॉट ऑफ एसोसिएशंस। फिर जेनेटिक डिसऑर्डर्स की अगर बात करें तो लेप्टिन डेफिशिएंसी, प्रेडर-विलाय सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम, अगर ये हैं तो इसकी वजह से भी आपका वेट गेन हो सकता है। ये सारी टर्म्स हम ऑलरेडी काफी डिटेल से डिस्कस कर चुके हैं, इसलिए मैं अभी उनकी डिटेल्स में नहीं जा रहा। ठीक है जी। सो दिस वाज इट, दिस वाज अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग केस। और आपने देखा कि किस तरह से जब हमारे पास कोई पेशेंट आता है तो हम कितना सिस्टमैटिकली उसको लेके चलते हैं फॉर वेरियस इन्वेस्टिगेशन, और फिर हम इवेंचुअली उसका कैसे डायग्नोसिस कंफर्म करते हैं। ठीक है बेटे। सो नेक्स्ट लेक्चर में फिर हम आते हैं, छोटा सा 10 मिनट का एक ब्रेक लेते हैं और फिर नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है एक्रोमेगाली उसको डिस्कस करते हैं। 10 मिनट बाद बेटे वापस आते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।